हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, साथ के साथ प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में जो है क्या डिफरेंस होता है। तो मेरे भाई, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर आप सांख्यिकी वाली प्लेलिस्ट में उस वीडियो को जाकर जो है देख सकते हैं। तो उस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि डेटा कहां से कलेक्ट होगा। ये तो पढ़ लिया कि डेटा कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा वो अब हमें जो है पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कशन करने वाले हैं कि प्राथमिक के बारे में। द्वितीयक के बारे में आज हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि प्राथमिक आंकड़ों को कलेक्ट करने के हमारे पास जो है क्या क्या मेथड जो है अवेलेबल होते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को कलेक्ट करने के 4 मेथड होते हैं हमारे पास। सबसे पहला जो मेथड है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, तीसरा होता है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, और चौथा होता है प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह। 4 होते हैं, चारों के चारों जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घोल कर पी जाना है, फाड़ कर ले जाना है। मजाक कर रहा हूं, फाड़ कर नहीं लेकर जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। एग्जाम में 1000 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कोई भी मेथड आ सकता है। मोस्टली जो चांस हैं इसके और इसके हैं, तो ये दोनों तो भाई आप बहुत ही अच्छे से कर जाइएगा। मैं इसके चांस बता रहा हूं, लेकिन आपको चारों के चारों बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाने हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, खुद जाना है। व्यक्तिगत मतलब ये कह सकते हो पर्सनल, मतलब खुद बंदा जाएगा। अनुसंधान करता जो है खुद उस बंदे के पास जाएगा जहां से डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में, आपको अपने क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट को देखना है, जिससे आपको सब बच्चों की हाइट पता करनी है। तो आपने क्या करा, एक तो तरीका ये है कि आप खुद जाओ 1 बाय 1 एक एक बच्चे के पास जो है खुद जाओ और उससे हाइट पूछो कि कितने, और नोट डाउन करके आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। वही जो चीज है उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। कह रहा है ये वह विधि है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष तथा सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़ों को क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। आप 1 बाय 1 खुद एक एक बच्चे के पास गए, मान लीजिए 50 बच्चे थे, आप 1 बाय 1 एक एक बच्चे के पास गए, एक एक बच्चे से पूछा आपकी हाइट क्या है। ठीक है, साथ के साथ आपने क्या करा, सब 50 के 50 बच्चों की हाइट को नोट डाउन करके डेटा को कलेक्ट कर लिया। वहां पर आपने क्या करा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान करा, आप डायरेक्ट गए उसके पास। ठीक है जी, तो ये सबसे पहला जो है इसका मेथड है। तो अब हमें ये पढ़ना है कि इसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है इस वाले मेथड की। ठीक है, सबसे पहले बात करें अगर एडवांटेज की, तो सबसे पहले एडवांटेज है मौलिकता। मौलिकता का क्या मतलब होता है जी, मौलिकता का मतलब होता है ओरिजिनलिटी। अब आप जब खुद ही गए हो बच्चे के पास, तो सिंपल सी बात है, आपको जो डेटा मिलने वाला है बिल्कुल ओरिजिनल डेटा मिलेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट कहां पर पहुंच गए, आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच गए जहां पर डेटा जो है वो बन रहा है, ओरिजिन जहां पर है उसका, और खुद गए हो, किसी को भेजा भी नहीं है, आप खुद ही गए हो। तो सिंपल सी बात है, ओरिजिनल डेटा मिलेगा, और साथ के साथ उसके अंदर एक्यूरेसी भी जो है वो 100% की होगी, क्योंकि अनुसंधानकर्ता जब खुद ही चला गया वहां पर आंकड़े कलेक्ट करने के लिए, तो ओरिजिनलिटी और एक्यूरेसी यहां पर जो है 100% होती है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधानकर्ता मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जो डेटा कलेक्ट करने जा रहा है। साथ के साथ जब भाई ओरिजिनल डेटा है, एक्यूरेसी होगी, तो उस पे विश्वास पूरी तरीके से किया जा सकता है। डिसट्रस्ट की तो कोई बात यहां पर होगी नहीं, क्योंकि भाई जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है, 50 बच्चों की जो हाइट लिखकर लाया होगा अनुसंधान करता, सिंपल सी बात है वो सही होगी, उस पे बहुत ही इजीली ट्रस्ट किया जा सकता है। साथ के साथ कह रहा है संबंधित सूचना। संबंधित सूचना को क्या कहते हैं, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। रिलेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने बोला था कि आपको अपनी क्लास के बच्चों की हाइट पता करनी है। ठीक है, अब आप उससे पता करने गए थे उसकी हाइट,
ठीक है। अब मान लीजिए किसी बच्चे की हाइट जो है मान लीजिए बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, मान लीजिए 7 के करीब उसकी हाइट है, ठीक है। तो अब मान लो कि 7 फुट अगर जो है हाइट है, तो आपने उसको क्या बोला, अबे तेरी हाइट इतनी है, बहुत पतला है यार तू तो वेट कितना है तेरा। तो इससे क्या हुआ, पता करने गए थे आप हाइट, साथ के साथ आपने जो है वेट की भी इंफॉर्मेशन ले ली उसके। तो यहां पर आपने क्या करा, जब अनुसंधान करता डायरेक्ट वहां पर जाता है तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए गया है वो वाला डेटा तो करेक्ट करेगा ही करेगा, साथ के साथ उससे रिलेटेड चीजें भी उसको जो है रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी उसको पता चल जाती है। और फिर वो अगला पॉइंट है एकरूपता। एकरूपता का क्या मतलब होता है कि डेटा में जो है एकरूपता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि भाई जब सारा का सारा डेटा एक ही बंदे से कलेक्ट किया जा रहा है, भाई एक बच्चे के एक ही बंदे का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही बच्चे से पूछा सबकी हाइट बताओ, नहीं, यहां पर मैं कह रहा हूं एकरूपता का ये मतलब है कि एक बच्चे की हाइट के लिए मैं डायरेक्ट उसके पास गया, ठीक है। एक बच्चे की हाइट का पता करने के लिए मैं 1000 लोगों से नहीं पूछा कि राम की हाइट बताओ, राम की हाइट कितनी है, और राम की हाइट पता करने के लिए मैंने 5 लोगों से पूछा, नहीं, राम की हाइट पता करने के लिए मैंने राम से पूछा, शाम की हाइट पता करने के लिए मैंने शाम से पूछा। तो इसको कहते हैं डेटा में एकरूपता आएगी, क्योंकि उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक ही बंदे से सब कुछ पूछा जा रहा है। साथ के साथ लोचशीलता होती है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल होते हैं। ये फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है, मान लीजिए अभी तो मैंने बोला था कि आपको केवल हाइट पता करनी है, लेकिन अगर मैं आपको बहुत सारी चीजें दे दूं कि हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप और जी कास्ट सब कुछ पता करना है आपको। अब मान लीजिए कि किसी के पास टाइम नहीं है, तो आप यहाँ पर जो है अनुसंधान करता अपने अकॉर्डिंगली सामने वाले की कंडीशन को देखकर प्रश्न को ज्यादा भी कर सकता है, प्रश्न को कम भी कर सकता है, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर उसके पास टाइम है तो वो मान लो मैंने 5 चीजें पूछी थी, वो 6-7 और पूछ लाए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और अगर मान लो किसी के पास टाइम नहीं है तो मैंने 5 बोली थी उससे 3 ही पता कर पाया। तो यहाँ पर अनुसंधान क्या करता है, अपने अकॉर्डिंगली प्रश्न की संख्या को ज्यादा और कम कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो ये इसके जो है फायदे हैं। नुकसान क्या क्या है जी इसके, सबसे पहले कह रहा है बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त। अगर ये बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त, मैंने बोला कि आपको केवल अपने क्लास के बंदों का पता करना है, और मैं ये बोलूं कि पूरे दिल्ली के स्कूलों का पता करना है, फिर आप कहाँ भटकोगे, फिर तो भटक ही नहीं सकते ना। तो यहाँ पर क्या है, ये केवल एक सीमित क्षेत्र के लिए, छोटे क्षेत्र के लिए ये वाला मेथड तो सबसे बढ़िया है, लेकिन बड़े क्षेत्र के लिए ये मेथड जो है वो पॉसिबल नहीं है। साथ के साथ यहाँ पर जो है व्यक्तिगत पक्षपात, पर्सनल बायस जो है यहाँ पर क्रिएट होता है, कि अनुसंधान करता क्या कर सकता है, अपने व्यक्तिगत पक्षपात से ये कह सकते हो जिससे डेटा कलेक्ट कर रहा है उसके साथ पक्षपात कर सकता है, जिससे कि ये कह सकते हो रिजल्ट में, परिणामों में जो है गलत निकल सकते हैं परिणाम, जिसकी वजह से उसमें डिस्ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। पक्षपात का ये मतलब है, मान लीजिए मैंने उसने बोला कि उसकी हाइट कितनी है, उसने बोला 7, उनने पक्षपात के मान लो उससे उसका नहीं बनती थी, उनने लिख दिया 6, ऐसे भी मान कह सकते हो आप, ठीक है। तो अधिक खर्चीला होता है ये, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि भाई एक एक बंदे के बाद आपको जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट, पैसा सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लगेगा, तो कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा आएगी। और साथ के साथ सीमित क्षेत्र के लिए केवल ये मेथड जो है, इसकी ये डिसएडवांटेज है कि इसका यूज केवल सीमित क्षेत्र के लिए हो सकता है, ठीक है। विस्तृत क्षेत्र के लिए ये उपयुक्त नहीं हो सकता है। इसकी उपयुक्तता की अगर बात करें कि ये कहाँ सुटेबल है, कहाँ इसका यूज होगा, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जहां पर सीमित क्षेत्र होगा, जहां पर अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहा है, अनुसंधानकर्ता अगर खुद जा रहा है, तो आंकड़ों में मौलिकता होगी, मतलब ओरिजिनलिटी होगी, शुद्धता होगी, एक्यूरेसी होगी, और उसमें विश्वास जो है वो किया जा सकता है। अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप इसी मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जहां सूचना देने वालों से सीधा संपर्क स्थापित करना जरूरी हो, अगर आपका कोई ऐसी कंडीशन है कि भाई ओरिजिनलिटी होनी चाहिए डेटा के अंदर, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास और सूचना देने वाले के साथ सीधा संबंध होना चाहिए, तो आपको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान वाले मेथड को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये है जी सबसे पहला मेथड, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं दूसरे मेथड पे। एक एक मेथड आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, घोल कर पी जाना है, बार बार बता रहा हूं आपको, क्योंकि कोई भी आ सकता है इसमें से, ठीक है, और बहुत आसान है, ऐसा कोई हुआ नहीं है। दूसरे मेथड की अगर बात करें, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अब ये क्या है,
पहले वाले के अंदर अनुसंधानकर्ता खुद गया, जहां से डेटा बन रहा है ओरिजिन पे ही पहुंच गया, उद्गम पे, मतलब वो बच्चे के पास ही गया सीधा का सीधा। लेकिन अब अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इसके नाम से पता चल रहा है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है अब डायरेक्ट नहीं जा रहा, अब डायरेक्ट नहीं जा रहा, अब इनडायरेक्टली डेटा कलेक्ट हो रहा है। और वो भी कैसे कलेक्ट हो रहा है? केवल ओरली, मौखिक जो है डेटा कलेक्ट हो रहा है। और कौन कर रहा है? कर अनुसंधान करता ही रहा है, कर यहाँ पर अनुसंधान करता ही रहा है, लेकिन डायरेक्ट उस पर्सन से नहीं कर रहा जहां से डेटा कलेक्ट, जहां से डेटा बन रहा है, जहां डेटा का ओरिजिन है। उद्गम से जो है डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर डेटा जो कलेक्ट हो रहा है किसी रिलेटेड से जो है ओरली कलेक्ट किया जा रहा है। एक एग्जांपल दूंगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ये तो पूरा ऊपर से जाएगा आपके। पहले देखते हैं कि यह वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौलिक पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे लोगों को विटनेस कहा जाता है, साक्षी। देखो एक एग्जांपल दूंगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है ये कह रहा है, मान लीजिए अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है अगर, तो पुलिस क्या करती है? पुलिस को पता करने के लिए कि एक्सीडेंट कैसे हो गया, क्या है, किसकी गलती थी, तो पुलिस क्या करती है? क्या मान लीजिए दो बंदे थे, ठीक है, वो घायल हुए पड़े हैं, तो क्या पुलिस जो है उन बंदों से थोड़ी ना पूछती है कि जो घायल हुए हुए हैं? पुलिस किससे पूछती है? जो चारों तरफ घेरा बनाकर जो है खड़े रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हाँ जी क्या हो गया, कैसे दिक्कत, कैसे क्या हुआ। तो वहां से क्या बताते हैं बंदा? एक बंदा बताता है ये यहाँ से आ रहा था, ये यहाँ से आ रहा था, इनने ऐसा कर दिया, इसकी स्पीड इतनी थी, इसकी इतनी थी, इसने हेलमेट नहीं लगा रखा था, इसने ब्रेक नहीं लगाए, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। यहाँ से जो है डेटा को ऐसे जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर वो जो विटनेस है सारे जो उस टाइम पर मौजूद थे, तो अनुसंधानकर्ता क्या कर रहा है? किसी पर्टिकुलर, अब देखो अब आपको समझ में आ जाएगा, कह रहा है किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले, कि मतलब जो उस टाइम पर उस समस्या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस टाइम पर जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, पुलिस क्या करती है? मौखिक रूप से, ओरली क्या करती है? उनसे पूछती है और डेटा को कलेक्ट करती है। तो और वो जिनसे डेटा कलेक्ट कर रही है वो सब क्या है? विटनेस है, रेफरेंस है उनके, सिंपल सी बात है। तो ये जब इस तरीके से कुछ डेटा कलेक्ट किया जाता है, यहाँ पर उद्गम कौन था? वो जो घायल हो चुके हैं, जिनका एक्सीडेंट हो गया, पुलिस उनसे नहीं कर रही है, पुलिस जो है उनसे डेटा कलेक्ट नहीं कर रही है कि भाई उठो बताओ कि कैसे हुआ, नहीं, उनसे डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर उससे होता तो वो फिर वो प्रत्यक्ष हो जाता, ऊपर वाला। अब की बात डेटा किससे कलेक्ट हो रहा है? जो उससे ये कह सकते हो अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में, ये आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। अब इसके फायदे क्या क्या है? इसका फायदा ये है कि भाई ये विस्तृत क्षेत्र के लिए, जहां पर आपका एरिया जो है बड़ा हो, वहां पर जो है आप इसका यूज कर सकते हैं कहीं भी। सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा, कम खर्चीला है। क्यों? क्योंकि ऊपर में आपको एक एक बंदे के पास जाना पड़ रहा था, अब यहाँ तो विटनेस से पूछना है, टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे, कम मेहनत लगेगी, इसलिए यहाँ पे ये कम खर्चीला है क्योंकि विटनेस से पूछना है। और बहुत ही ज्यादा ये क्या है? ये बहुत ही ज्यादा ये कह सकते हो सिंपल है, सरल है, ऐसा कोई जो है दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पर जो है वो नहीं है। अगला जो पॉइंट है इसका वो है निष्पक्षता। निष्पक्षता का क्या मतलब होता है जी? निष्पक्षता का मतलब होता है वही कि पक्षपात नहीं हो सकता। अनुसंधानकर्ता जो है यहाँ पर पक्षपात नहीं कर सकता। उसे क्या है? उसे तो वो जो विटनेस बता रहा है अपना कान लगा के वो क्या करता रहेगा? सुनता रहेगा कि करता रहेगा बकवास कि क्या क्या करे जा रहा है, इसने हेलमेट नहीं पहन रखा था, इसकी स्पीड इतनी थी, इसकी इतनी थी, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, इसने इंडिकेटर नहीं दिया, इसने ये नहीं करा, इसने ब्रेक नहीं लगाए। पुलिस वाला क्या करता है? वो तो केवल सुनता ही रहेगा और क्या कर सकता है। तो यहाँ पे पक्षपात नहीं होता। साथ के साथ विशेषज्ञों की संपत्ति, इसका क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात है, अब यार सीआईडी तो देखा ही होगा आपने, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है भाई, सारा का अलग अलग बंदों से पूछा जाता है कि भाई कभी पान वाले के पास गए, कभी इससे गए, कभी इससे गए, सबसे पूछ लिया जाता है क्या था, और फिर दया जी अपना दिमाग लगाते हैं। सिंपल सी बात है। तो सबका एक डेटा तो कलेक्ट हो गया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, वही हो कि दया अपना दिमाग लगा के फिर मुद्दे पर जो है पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो है एक्सपर्ट ओपिनियन की जो है जरूरत होती है। ये क्या है? ये इसके जो है गुण है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अवगुण की। अब क्योंकि भाई दूसरे विटनेस से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है,
तो शुद्धता की कमी होगी, एक्यूरेसी नहीं होगी, ठीक है। और पक्षपात कौन कर सकता है, पीछे वाला मैंने आपको बताया पक्षपात अनुसंधान करता, ये पक्षपात कौन है, विटनेस। विटनेस अगर जो है पक्षपात कर दे, मान लो हुआ कुछ और था वो कुछ और बता रहा है, तो विटनेस अगर पक्षपात कर देता है तो क्या होता है, डेटा जो है रिजल्ट गलत निकल कर आ जाएगा। मान लो गलती इधर वाले की थी, वो कह रहा है कि इधर वाले की गलती थी, तो फिर क्या होगा, तो फिर भैया डेटा गलत हो जाएगा। और फिर अगर पक्षपात होगा तो अगला पॉइंट वही है इसका गुण कि गलत परिणाम निकल सकता है। ये कहाँ कहाँ सुटेबल है, जहां पर क्षेत्र जो है वो बहुत ही बड़ा हो, विस्तृत क्षेत्र हो। सिंपल सी बात है, प्रत्यक्ष सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष संपर्क संभव ना हो। भाई यहाँ पर डेटा किससे कलेक्ट करना था, डेटा कलेक्ट करना था जिनका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उनसे तो डेटा कलेक्ट ही नहीं हो सकता, वो तो घायल पड़े हुए हैं। तो वही तो प्रत्यक्ष सूचना देने वाले थे, लेकिन सूचना किससे कलेक्ट कर रहे हैं, जो उनसे अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। प्रत्यक्ष सूचना देने वाला सूचना देने में असमर्थ हो, वो तो घायल पड़े हैं, वो तो असमर्थ है, वो कहां से देंगे। और जहां पर विशेषज्ञों की राय जरूरत हो, अगर आप कोई ऐसी सरकमटेंसेज है कि भाई जहां से आपको जो सूचना दे रहा है वो सूचना देने में असमर्थ हो, आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो पा रहा हो, क्षेत्र आपका व्यापक हो, एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत हो, तो आपको जो है इसी मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा प्राथमिक आंकड़ों के लिए। तीसरा अगर बात करें, तीसरा है स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई हवा नहीं है, ये सिंपल सी बात है। इसको कहते हैं जी खबरी लाल। क्या कहते हैं, खबरी लाल। कि जब हम अपने जो है खबरी छोड़ देते हैं जगह जगह पर, क्या कह रहा हूं मैं, जब हम अपने खबरी छोड़ देते हैं जगह जगह पर और कुछ भी हो जाता है तो वो खबरी को फोन लगाया कि हाँ जी बताओ जी क्या हुआ, और खबरी बता देता है सारी की सारी चीजें, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। भाई जितने भी मान लीजिए जो न्यूज रिपोर्टर वगैरह होते हैं, उन्हें एकदम से इंफॉर्मेशन कैसे मिल जाती है, वो क्या करते हैं, वो अपने खबरियों को जगह जगह पे अपॉइंट करके रखते हैं, और कहीं भी कुछ भी हो जाता है वो खबरी क्या करता है, उनको सूचना दे देता है, और तुरंत जैसे ही कुछ भी होता है वो क्या करते हैं, 2 मिनट में ही कैमरामैन आ जाते हैं उस लोकेशन पर जहां पर भी एक्सीडेंट हुआ है। तो जब इस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है खबरी लाल की मदद से, तो भैया ऐसे डेटा को जो है स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति कहा जाता है। देखिए कह रहा है इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर अपने खबरी लालों को क्या कर देता है, अपॉइंट कर देता है। खबरी लाल को कहते हैं स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता, ठीक है। तो वो अपने अपने तरीकों से क्या करते हैं, सूचना को एकत्रित करते हैं और फिर किसको दे देते हैं, फिर दे देते हैं अनुसंधानकर्ता को। तो अगर हम इस तरीके से डेटा को कलेक्ट करेंगे तो उसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, मितव्ययता। मितव्ययता का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिकल, मतलब भाई सबसे सस्ता है, चीपेस्ट है ना। भाई बात तो वही है, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, टाइम बच गया, खबरी लाल सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। और अलग अलग जगह पे जब हमारे खबरी लाल अपॉइंट होंगे तो विस्तृत क्षेत्र, बहुत बड़े एरिया से हमें डेटा कलेक्ट हो सकता है। और निरंतरता का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, कि डेटा जो है अलग अलग जगह पर जब हमने खबरी लालों को अपना पॉइंट कर रखा है तो निरंतर आपको कंटिन्यू कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबरी लाल आपको हमेशा डेटा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता ही रहेगा। लेकिन ये कह रहा है कि विशेष परिस्थितियों में ही उपयोगी होती है ये इसके जो है गुण है, ठीक है। अब बात करें अगर इसके अवगुण की, तो फिर वही पहली बात, मौलिकता में कमी। ओरिजिनल डेटा नहीं मिलेगा भाई आपको, क्योंकि डेटा किससे कलेक्ट हो रहा है, खबरी लाल की मदद से कलेक्ट हो रहा है। एक रूपता का अभाव, एक रूपता का अभाव, अब आपने एक ही जगह पर मान लो अपने 3-4 खबरी रख रखे हैं, वो अलग इन्फॉर्मेशन देगा, वो अलग, सेम चीज के लिए अलग अलग खबरी लाल अलग अलग इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इससे क्या होगा, डेटा के अंदर एक रूपता नहीं होगी, एक जैसा नहीं होगा, जिसकी वजह से शुद्धता में कमी होगी, एक्यूरेसी नहीं हो पाएगी। और अब अलग अलग खबरी लाल जब हमने अलग अलग जगह अपॉइंट कर रखे हैं तो डेटा के कलेक्शन में जो है देरी हो जाएगी, ये इसके अवगुण है, ठीक है। तो ऐसा वाला मेथड कहाँ सुटेबल होता है, कहाँ उसको यूज कर सकते हैं, जहां पर हमें डेटा जो है निरंतर चाहिए, मतलब क्वांटिटी चाहिए डेटा के अंदर, क्षेत्र हमारा व्यापक हो, विस्तृत क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र हो, वहां पर हमें इस मेथड को यूज करना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कह रहे जहां पे आंकड़ों का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं रेडियो टेलीविजन द्वारा जो है किया जाना हो,
तब ऐसी जगह पे यूज किया जाता है इस मेथड का। और जहाँ पे शुद्धता, एक्यूरेसी की जहां पर आपको जो है जरूरत ना हो, जहां पर भी ये चारों चीजें फुलफिल होती हैं, वहीं पर जो है इस मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है जी, 3 मेथड हम जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं 4th मेथड। तो 4th मेथड जो है वो है प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह। ये भाई ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है जी। तो पहला आपको इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले 3 वर्ड पढ़ने पड़ेंगे, 3 बंदों को बताना पड़ेगा कि कौन कौन होते हैं, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे यूज होगा। सबसे पहला जो बंदा है वो है अन्वेषणकर्ता। कौन है? अन्वेषणकर्ता। कह रहे ये वह व्यक्ति है जो स्वतंत्र रूप से या अन्य व्यक्तियों की सहायता से सांख्यिकी अन्वेषण की योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उसे संचालित करते हैं। अगर ये याद ना हो तो अनुसंधानकर्ता भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, और ये मैं आपको बता चुका हूं। गणनाकार कौन होता है? कह रहा है ये वह व्यक्ति है जो वास्तविक आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए क्षेत्र में जाता है। सामान्यतः गणनाकार प्रशिक्षित प्राप्त व्यक्ति होते हैं जिन्हें अन्वेषणकर्ता काम पर लगाते हैं। ये बंदा क्या करता है? इसको काम पर लगाता है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। जब जैसे जनगणना होती है, जब जनगणना जब होती है तो सरकार क्या खुद आती है हमारे पास डेटा कलेक्ट करने के लिए? नहीं, जो हमारे स्कूलों के टीचर होते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों के, सरकार क्या करती है? उन्हीं को काम पर लगा देती है कि जाओ जी डेटा कलेक्ट कर कर लाओ। फिर वो आते हैं हमारे घर पर। तो वो काम किसका है? सरकार का। सरकार कौन है? अन्वेषणकर्ता। उसने क्या करा? अपॉइंट कर दिए हमारे टीचरों को। वो टीचर क्या कहलाएंगे? वो टीचर कहलाएंगे गणनाकार। ठीक है, प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेन होते हैं कैसे डेटा कलेक्ट करना है। पहले उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, तब जाके जो है उनको भेजा जाता है। तो वो बंदा जो अन्वेषणकर्ता ने अपॉइंट किया है, काम उसका है, लेकिन अपॉइंट उसने करा है कि आप जाओ मेरी जगह पर और आंकड़ों को इकट्ठा करके लाओ। तो उसको क्या कहेंगे? गणनाकार, जो बंदा डेटा कलेक्ट करने आ रहा है। उत्तरदाता कौन होता है? जो हम कौन है? उत्तरदाता, जिससे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। जब वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम आंसर देते हैं। वह व्यक्ति जो प्रश्नावली के वो जो एक फॉर्म लेकर आते हैं, जी कितने मेंबर हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, क्या उम्र है, कौन मर गया, कौन जी रहा है, वो जो जितनी भी जो उनकी प्रश्नावली होती है, ठीक है, वो जितने भी उसमें क्वेश्चन होते हैं, हम उनका सही उत्तर देकर हम क्या करते हैं? उनको आंकड़े प्रदान करते हैं। तो हम कौन कहलाएंगे? उत्तरदाता। ये 3 वर्ड आपको जो है सबसे पहले पता होने चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है 2 तरीके के मेथड होते हैं इसके अंदर। प्रश्नावली वाले के अंदर 2 तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है डाक प्रश्नावली विधि और एक होता है गणक विधि या अनुसूची विधि भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान है ये, इसके नाम से ही पता चल रहा है। डाक प्रश्नावली विधि, जहां पर डेटा आप क्या करते हो? प्रश्नावली। पहले तो आपको प्रश्नावली पता होनी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा प्रश्नावली क्या होती है। वैसे फिलहाल अभी आप ये ध्यान रखो, एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें क्वेश्चन, प्रश्न लिखे रहते हैं कि सामने वाले पर्सन से क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, उसको प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट है, एक स्टेटमेंट है जिसमें क्वेश्चन लिखे रहते हैं। तो पहले वाले मेथड के अंदर करना है, उन बंदों से कलेक्ट करना है जो बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, टाइम नहीं है 1 भी मिनट सांस लेने के लिए। तो ऐसे लोगों से डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? ऐसे लोगों से डेटा कलेक्ट करने के लिए हम उस प्रश्नावली को हम क्या करते हैं? उनको मेल कर देते हैं। क्या करते हैं? हम उनको मेल कर देते हैं। उनका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा, और एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं वो मेल ही देखते हैं। तो भैया मेल में जो मैंने प्रश्नावली भेजी है, जब भी टाइम मिलेगा भाई साहब को वो क्वेश्चन जितने भी लिखे होंगे उनके आंसर दे देगा और हमें डेटा कलेक्ट हो जाएगा। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है? इस विधि में प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेज दी जाती है, मेल कर दी जाती है उनको। प्रश्नावली के साथ एक पत्र भी भेजा जाता है। यहाँ पर क्या होता है? उसके साथ एक लेटर भी भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा? उसमें क्या लिखा होगा कि भाई मैं आपसे डेटा क्यों कलेक्ट करना चाहता हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, और आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे ना, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ट्रस्ट दिलाता हूं कि उसका जो है कोई भी गलत यूज नहीं होगा। आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे उसको जो है गुप्त रखी जाएगी, सीक्रेट रखी जाएगी। जब उसको प्रश्नावली मिल जाती है, सारे क्वेश्चनों का आंसर देकर वापसी उसको मेल कर देता है। प्रश्नावली प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न लिखे होते हैं उसका उत्तर लिखकर वापसी अनुसंधानकर्ता के पास क्या कर देता है? भेज देता है। तो इसके गुण क्या है? पहली बात वही ओरिजिनलिटी है, क्योंकि डेटा तो वहीं से मिल रहा है जहां से उद्गम है, जहां से डेटा बन रहा है। मौलिक
क्या होंगे, मौलिक होंगे। मितव्ययता मैंने गलत, मौलिक में होगा वो, मितव्ययता का मतलब है चीपेस्ट होंगे, ठीक है। तो टाइम भी बचेगा, टाइम मनी सब कुछ बच रहा है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, मेहनत नहीं है। तो चीपेस्ट सोर्स है, ओरिजिनल डेटा मिलेगा आपको, मौलिक डेटा मिलेगा, क्योंकि डेटा वहीं से मिल रहा है जहां से डेटा बन रहा है। और इस ऐसे जब डेटा कलेक्ट किया जाएगा तो सिंपल सी बात है, विस्तृत क्षेत्र से यहां से जो है डेटा कलेक्ट हो सकता है। डिसएडवांटेज इसकी क्या क्या है? डिसएडवांटेज का मतलब होता है सबसे पहला तो उदासीनता। उदासीनता का मतलब है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई मैंने जिसको प्रश्नावली भेज दिया, भाई साहब का मन होगा तो ठीक है जी भाई साहब बता देंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइम ही नहीं है सांस लेने के लिए, तो हमारे प्रश्नावली के अंदर जो क्वेश्चन लिखे हैं उनका जवाब कहां से देंगे। तो जो जिसके पास भेजा गया है भैया, या तो ठीक है, कभी कभार मान लीजिए आंसर उतना फिल कर दिया, कभी कभार उसको भेजना ही भूल जाते हैं, फिल करने के बाद भेजना ही भूल जाते हैं, टाइम नहीं है अब क्या करें। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से उसको कहते हैं उदासीनता, या तो वो आंसर देता ही नहीं है, या दे दिया तो मेल करना भूल जाते हैं। लोचशीलता का अभाव, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसके अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, मान लो मैंने एक प्रश्नावली के अंदर 20 क्वेश्चन लिख दिए, अब उसके पास टाइम नहीं है सामने वाले के पास, तो मैंने तो उसको भेज दिया, मैं अब क्वेश्चन ना ही कम कर सकता ना ही ज्यादा कर सकता, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन के अंदर मैं परिवर्तन नहीं कर सकता, या अगर उसको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो वो भी कुछ नहीं पूछ सकता ना कुछ कर सकता, गूगल कर लेगा और क्या ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वहां भी अगर समझ नहीं आ रहा तो ठीक है जी। सीमित उपयोग है इसका। सीमित उपयोग का क्या मतलब होता है कि भाई ये केवल एजुकेटेड पर्संस के लिए ही यूज होता है, अनएजुकेटेड का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अनएजुकेटेड को क्या पता मेल वेल, वो तो प्रश्नावली को भर ही नहीं पाएगा, मान लीजिए उसको पढ़ना ही नहीं आता तो वो क्या प्रश्नावली भरेगा। पक्षपात, पक्षपात का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर जिसको हमने प्रश्नावली भेजी है वो क्या कर सकता है, पक्षपात कर सकता है, कुछ भर दी कुछ नहीं भर दी, गलत भर दी, तो इससे क्या होगा, डेटा गलत हो जाएगा, डेटा में एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, शुद्धता की जो है कमी हो जाएगी। तो ये जो है डाक प्रश्नावली विधि कहां कहां यूज होती है ये देखते हैं। यूज वहां पर होगी, यहाँ पर विस्तृत क्षेत्र है, और हमें जो है शिक्षित व्यक्ति, जहां पर हमें डेटा जो है एजुकेटेड पर्सन्स से जो है अगर कलेक्ट करना हो, वहां पर जो है इस मेथड को यूज किया जाता है, मेलिंग मेथड को, ठीक है जी। अच्छा, तो एक छोटा सा मेथड हो रहा है गणक विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अभी मैंने आपको क्या बोला, गणनाकार मैंने आपको एक बताया था, तो ये उसी से रिलेटेड है, जो सरकार क्या करती है, प्रश्नावली बनाकर दे देती है उनको, और वो हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो अब देखो कह रहा है इस विधि में अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक प्रश्नावली तैयार कर ली जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्ट है, जनसंख्या करना, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रश्नावली बना दी कि क्या है, कितने बंदे मेल फीमेल कितने साल के हैं, ये वो सब प्रश्नावली बना दी। अब इन प्रश्नावली को लेकर सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास गणनाकार जो है खुद जाते हैं, है वो प्रश्नावली, लेकिन जब अनुसंधानकर्ता मेल कर देगा उसको तो वो प्रश्नावली कहलाती है, लेकिन जब वो प्रश्नावली गणनाकार के पास पहुंच जाती है तो उसी प्रश्नावली को, इस प्रकार की प्रश्नावली जो कि गणक स्वयं सूचकों से प्रश्न पूछकर भरते हैं, उसको जो है अनुसूचियां कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बारी आया हुआ है कि प्रश्नावली और अनुसूचियों में क्या अंतर होता है। प्रश्नावली का मतलब है जब अनुसंधानकर्ता जो है उसको मान लो मेल कर दे, मेलिंग मेथड अगर वो यूज करता है तो वो प्रश्नावली कहलाएगी। लेकिन अगर वही प्रश्नावली जब अनुसंधानकर्ता अपने जो है किसको दे दे, गणनाकार को दे दे कि भाई ये प्रश्नावली लेकर अब तू जा वहां पर, तो वही प्रश्नावली क्या कहलाती है, वही प्रश्नावली तब शेड्यूल कहलाती है, अनुसूचियां कहलाती हैं, ठीक है जी। बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत बारी आया हुआ है ये एग्जाम में। तो इसके फायदे क्या क्या है, जहां पर विस्तृत क्षेत्र से डेटा कलेक्ट होगा, सबसे पहली बात तो एक्यूरेसी रहेगी इसके अंदर डेटा की, क्योंकि डेटा तो वहीं से कलेक्ट हो रहा है, साथ के साथ पूरा डेटा कलेक्ट होगा। पूरा डेटा कलेक्ट करने का मतलब है क्वेश्चनरीज में जितनी भी चीज होंगी सबकी सब कलेक्ट हो जाएगी। पक्षपात जो है यहाँ पर नहीं होगा, गणनाकार क्या पक्षपात करेगा। डिसएडवांटेज क्या है, खर्चीला नहीं है ये, ठीक है, कम खर्चीला है ये, साथ के साथ गणकों की उपलब्ध सॉरी देखो खर्चीला है ये, बहुत डिसएडवांटेज पढ़ रहे थे हम। खर्चीला क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे पढ़े लिखे गणनाकार चाहिए, ट्रेन बंदे चाहिए हमें, तो ऐसे इसके तो बहुत ही सबसे कॉस्टली मेथड है, जितने भी अभी हमने पढ़े उसमें से सबसे कॉस्टली मेथड है ये। साथ के साथ पढ़े लिखे गणनाकार चाहिए, ऐसे वैसे नहीं चाहिए अनपढ़, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा
टाइम लगता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्योंकि विस्तृत क्षेत्र है, और निजी अनुसंधानकर्ता के लिए अनुपयुक्त। हम जैसे इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये मेथड तो यूज ही नहीं हो सकता, ये केवल सरकार के लिए ही उपयोगी है क्योंकि उसी के पास है इतना पैसा। पक्षपात जो है यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। कौन पक्षपात कर दे? अगर जिससे डेटा कलेक्ट हो रहा है, जिससे डेटा कलेक्ट हो रहा है तो उसमें जो है पक्षपात हो जाएगी। उपयुक्तता कहां पर है? विस्तृत क्षेत्र जहां पर हो, और जहां पर हमें जो है जो गणनाकार है वो अनुभवी और ट्रेन बंदे हों, और साथ के साथ जो गणनाकार हमने भेजे हैं उन्हें वहां के क्षेत्र की भाषा, रीति रिवाज, ये जो सारी चीजें उसको जो है आनी चाहिए। तो ये 4 तरीके के मेथड होते हैं प्राथमिक डेटा को कलेक्ट करने के। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।